Hello students, I'm Dr. Shalini Shukla. So let's start with the Economic Times news analysis. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1. Rebound gathers pace as most indicators show improvement. ये आज की इकोनॉमिक टाइम्स की फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ है. हालांकि इस न्यूज़ की कुछ आधी कवरेज जो है वो हम बिजनेस स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने जीएसटी कलेक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि जीएसटी कलेक्शन जून के मंथ्स में 90,000 का मार्क क्रॉस कर गया है. तो इकोनॉमिक टाइम्स ने इस न्यूज़ को डिफरेंटली रिप्रेजेंट किया है. एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स हैज़ टेकन सो मैनी इंडिकेटर्स टू prove that economy is again improving and Indian economy is again gathering the pace. And what indicator Economic Times is talking about? As per the Economic Times, GST collection is जून मंथ में मई के कंपैरिजन में शार्पली इंक्रीज हुआ है. इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इंक्रीज हुआ है. डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा स्कीम इज फेल. और ये फेल डिमांड क्लियरली इंडिकेट कर रही कि देयर इज़ अ बेटर इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर लेबरर्स. तो जब इंडस्ट्री में डिमांड है जॉब लेबरर्स की, इसका मतलब जो लेबर है, माइग्रेंट सेक्शन है, उसके पास जॉब है, उनके पास जॉब है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है. तो इसीलिए वो अब मनरेगा स्कीम के तहत कम जॉब की डिमांड आ रही है. इसी तरह बैंक क्रेडिट जो है वो भी पिछले 15 दिनों में इंक्रीज हुआ है 32,000 करोड़ तक का. गवर्नमेंट ने भी रिस्ट्रिक्शन ईज आउट कर दिए हैं और जुलाई 1 से ये रिस्ट्रिक्शन और भी ईज आउट हो रहे हैं. तो ये सारे इंडिकेटर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी दोबारा से पेस को अचीव कर रही है, क्योंकि प्री कोविड-19 पेस था इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट का. एंड इफ वी टॉक अबाउट द जीएसटी कलेक्शन, the GST collection has recovered to 90,000 crore, although it was still low in comparison to the previous year. अभी previous year के comparison में ये 41% lower है, but at least since April, May and June it is increasing, and this increased GST collection is reflecting the increased economic activity. इशुएंस ऑफ ई बिल बेसिकली जो गुड्स के मूवमेंट के लिए, इंटर स्टेट गुड्स के मूवमेंट के लिए जो ई बिल यूज़ होते हैं, उनका भी इशुएंस बढ़ गया है. एंड दैट रोज अप टू 40 मिलियन इन द मंथ ऑफ जून, एंड दैट क्लियरली इंडिकेटिंग अ शार्प रिकवरी इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स. इसका मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स का मूवमेंट बढ़ गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई, गुड्स एक्सचेंज ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं बिटवीन स्टेट्स. परचेजिंग पावर जो इंडेक्स होता है, पीएमआई इंडेक्स, वो भी जून के मंथ में इंक्रीज हुआ है अप टू 47.2%, जो कि मई के मंथ में 30.8 था. और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 50 के ऊपर का पीएमआई, चाहे वो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हो, फॉर मैन्युफैक्चरिंग हो या फॉर सर्विसेज हो, दोनों ही 50 के ऊपर अगर होते हैं तो दैट सर्वे क्लियरली इंडिकेट्स एक्सपेंशन इनटू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और अगर 50 के नीचे होता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन इम्प्लाइज करता है, कॉन्ट्रैक्शन इंडिकेट करता है. तो आप याद रखेंगे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर सर्विस, अगर दोनों ही इंडेक्स 50 से ऊपर हैं, जितना 50 से ऊपर होंगे उतना ही इकोनॉमी में एक्सपेंशन दिखेगा, और जितना ही 50 से नीचे होंगे इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा. तो इस बार जून का जो रहा है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, दैट हैज़ ऑल्सो रिकवर्ड इन कंपैरिजन टू मे. आरटीओ का जो टोल कलेक्शन है, ट्रांजेक्शन्स हैं, वो भी इंक्रीज हुआ है. इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इंक्रीज हुआ है. रेल के किराए में, रेल जो कैरियर होता है, जो हमारा फ्रिज कैरियर जो रेल ट्रांसपोर्ट है, उसमें भी रिकवरी शो हुई. तो ऑल दीज इंडिकेटर्स आर क्लियरली रिफ्लेक्टिंग द रीबाउंस इनटू द इंडियन इकोनॉमी. हालांकि अगर हम बात करें कोविड-19 के केसेस की, तो कोविड-19 के केस इंडियन इकोनॉमी में कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, बट इसके बाद भी गवर्नमेंट अब धीमे धीमे अनलॉक की फेज को स्पीड अप कर रही. बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अब रिज्यूम हो चुकी हैं. अगर कलेक्शन की बात करें तो ये हम देख सकते हैं, कलेक्शन अप्रैल में सबसे लोवेस्ट कलेक्शन रहा है जीएसटी का. जनवरी में इट वाज अबव देन 1,10,000, और जो अप्रैल में डिक्रीज होकर 32,000 के आसपास आ गया था, 32,000 करोड़ के आसपास आ गया था. क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो अप्रैल जो मंथ रहा है वो पूरा रिस्ट्रिक्शन में गया है, इकोनॉमिक लॉकडाउन में गया है, एंड दैट इकोनॉमिक लॉकडाउन वाज स्टिंजेंट इकोनॉमिक लॉकडाउन इन द वर्ल्ड. तो इसलिए अप्रैल के मंथ में बहुत मिनिमम जीएसटी कलेक्शन हुआ था. हालांकि आप देख सकते हैं अप्रैल के बाद
द जीएसटी कलेक्शन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी आप देख सकते हैं, अप्रैल में 27 था, देन अप्रैल के बाद मई में फिर और इंक्रीज हुआ एंड जून तक इट इज अप टू 47.2%। ई वे बिल भी आप देख सकते हैं, अप्रैल में 8.6 था, 8.6 मिलियन था, अब जून में आकर 39.9 मिलियन तक ई वे बिल्स भी पहुंच चुके हैं। फ्रेश लोडिंग में भी देख सकते हैं आप, चाहे वो फ्रेट लोडिंग हो या एक्सपोर्ट हो, हर इंडिकेटर में इंडियन इकोनॉमी में अब रिकवरी दिख रही है। तो इट मीन्स बहुत सारी सिचुएशन में इंडियन इकोनॉमी अब प्री कोविड-19 की सिचुएशन में पहुंच रहा है। अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो ऑटोमोबाइल में की सेल में भी इंक्रीमेंट देखा गया इन द मंथ ऑफ जून। हालांकि वो प्री कोविड-19 के पहले के इक्वल नहीं है, बट स्टिल इन कंपैरिजन टू अप्रैल एंड मे सेल देयर इज अ इंक्रीमेंट इन ऑटोमोबाइल सेल एज वेल. So experts are saying that Indian economy is going to rebound into its pre-COVID-19 situation or pre-COVID-19 economic situation और growth. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, curbs on companies from countries illegally holding Indian land. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब एक नया प्रपोजल एग्जामिन कर रही है। इस प्रपोजल के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया रूल लाने जा रही है। उस रूल में यह है कि ऐसी जितनी भी कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडियन टेरिटरी को इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना, हालांकि यहाँ किसी कंट्री का नाम नहीं लिया गया है, बट इस प्रपोजल में इनडायरेक्टली ये प्रपोजल है कि ऐसी जितनी भी कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया की टेरिटरी को इलीगली ऑक्यूपाई किया है, उनसे किसी भी तरह का ट्रेड या प्रोक्योरमेंट अब कंट्री इंडिया नहीं करेगी. सो द कंट्री इंडिया इज गोइंग टू एग्जामिन अ प्रपोजल टू इम्पोज trade and procurement barriers or curbs on the companies from those countries which has illegally occupied the Indian territories. So here specific target is Pakistan occupied Kashmir. हालांकि इस पे अभी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। गवर्नमेंट इस प्रपोजल को स्क्रूटिनाइज कर रही है, क्योंकि अगर इस तरह का प्रपोजल आता है तो इसके बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन होंगे, बिजनेस इम्प्लीकेशन होंगे, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होंगे, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे, सोशल इम्प्लीकेशंस होंगे, बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होंगे. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ केयरफुली एग्जामिनिंग दिस प्रपोजल. और अगर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है गवर्नमेंट या इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिर से चाइनीज़ फर्म्स पर पड़ेगा. अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का ऐसा कोई सिग्निफिकेंट प्रेजेंस नहीं है इंडियन मार्केट में, बट चाइनीज़ फर्म का बहुत सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इंडियन मार्केट में, तो उसका सीधा इम्पैक्ट चाइनीज़ फर्म्स पर पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने इंडिया की लद्दाख के पास की टेरिटरी अप्रॉक्सीमेटली 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की इंडियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके रखा है. तो जैसे ही ये प्रपोजल एप्लीकेबल होगा, चाइना उसी कंट्री की कैटेगरी में आ जाएगा जिसमें इंडिया ये कह रहा है कि इलीगली ऑक्यूपाई किया है जिन कंट्रीज़ ने इंडियन टेरिटरीज को. तो चाइना इमीडिएटली उस लिस्ट में आ जाएगा, जिसके बाद चाइनीज़ जितनी भी फर्म्स हैं उनसे आने वाला ट्रेड या उनसे प्रोक्योरमेंट का कर्व जो होगा वो उन पर तुरंत एप्लीकेबल हो जाएगा. इस प्रपोजल के तो इंडिया पाकिस्तान को भी टारगेट कर रहा है, स्पेशली जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है POK, जहाँ पर पाकिस्तान ने सक्शगम वैली चाइना को लैंड कर दिया अप्रॉक्सीमेटली 5,000 किलोमीटर फॉर CPEC कॉरिडोर, उसको भी टारगेट किया जा रहा है. तो अगर ये प्रपोजल आ जाता है तो फिर चाइनीज़ फर्म्स पर डायरेक्ट बैन देखने को मिलेगा. और इस प्रपोजल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017, जर्नल फाइनेंशियल रूल, इन सारे ऑर्डर में चेंज करेगी, जिससे कि आने वाला FDI, FPI, प्रोक्योरमेंट, इंपोर्ट सब इम्पैक्ट होगा अगर ये प्रपोजल फ्यूचर में एक्सेप्ट कर लेती है इंडियन गवर्नमेंट. हालांकि ये प्रपोजल बहुत सेंसिटिव है और इट मे हैव द पॉसिबल रैमिफिकेशन विद द पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टाइज विद चाइना. तो इंडिया की जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टाइज चल रही है चाइना के साथ, उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. कई सारे एक्सपर्ट जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है, उनका ये ओपिनियन भी होता है कि चाहे दो कंट्रीज़ के बीच में कितने भी झगड़े चल रहे हो, कितने भी वॉर्स हो, कितने भी डिस्प्यूट हो, कितने भी बॉर्डर हॉस्टिलिटी हो, बट उन दो कंट्रीज़ के बीच में बिजनेस नहीं बंद होना चाहिए. बिजनेस हमेशा होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं होगा तो देयर आर हाई चांसेस कि इन दो कंट्रीज़ के बीच में फिर एस्केलेशन बढ़ेगा, झगड़े बढ़ेंगे, वॉर की कंडीशन आएगी. तो कई सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट इस नोशन को लेकर के
चलते हैं। तो एज पर दिस नोशन, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रपोजल को पास करती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया और चाइना की डिप्लोमेटिक टाइज पर पड़ेगा और वो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होगा। डेफिनेटली अगर इंडिया इस तरह का कोई डिसीजन लेती है तो चाइना भी इस तरह के डिसीजन को लेकर के आ सकता है, या चाइना इस तरह के डिसीजन को लेकर के किसी इंटरनेशनल फोरम पर भी जा सकता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाइना इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ P5 ग्रुप। तो इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा रेमिफिकेशंस होंगे इस डिसीजन के। तो सारे आउटकम्स को देखते हुए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3। Axis Bank in talks with PE funds to raise up to $1.2 billion. Axis Bank approximately $1.2 billion रेस करने जा रहा है थ्रू द इक्विटी शेयर सेल, एंड आफ्टर दिस इक्विटी शेयर सेल एक्सिस बैंक भी उन्हीं प्राइवेट लेंडर्स या लैंडर्स की कैटेगरी में लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिन्होंने इस गैलोपिंग शेयर प्राइजेस को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करते हुए अपनी बैलेंस शीट को और ज़्यादा मजबूत किया है। गैलोपिंग शेयर प्राइजेस मीन्स, गैलोपिंग की मीनिंग होती है तेज़ दौड़ने वाला, तेज़ चलने वाला, बढ़ता हुआ। तो इंक्रीजिंग शेयर प्राइजेस जो हैं उस अपॉर्चुनिटी को टैप करते हुए बहुत सारे इंडियन बैंक्स ने इक्विटी शेयर सेल करी है अपने कैपिटल को रेस करने के लिए। तो अब एक्सिस बैंक भी उसी लिस्ट में शामिल होने वाला है। हालांकि इस पर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। एक्सिस का जो बोर्ड मीटिंग है वो थर्सडे को शेड्यूल है, मींस आज शेड्यूल है। इस मीटिंग के बाद डिसीजन देखने को मिल सकता है, बट जो एक्सपर्ट हैं, जो पीपल अवेयर हैं इस डेवलपमेंट से, दे आर सेइंग दैट एक्सिस बैंक कैन at least raise up to $800 million to $1 billion in the form of qualified institutional placement. QIP के केस में हमने रिसेंटली एक न्यूज़ भी पढ़ी थी और QIP भी समझा था, जिसमें सेबी ने 2 QIPs के बेच की जो टाइम लिमिट थी उसको डिक्रीज कर दिया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे बेसिकली QIP क्या होता है। रिसेंटली सेबी ने QIP को लेकर के क्या डिसीजन लिए हैं, क्या अमेंडमेंट्स किए हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। आप लोग के रिप्लाईज नहीं आते स्टूडेंट, आप लोग आंसर की रिप्लाई नहीं करते, इसीलिए अब मैं इस चीज़ को कंसीडर कर रही हूँ, इस ऑप्शन को, कि मैं इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ एनालिसिस को फॉर टाइम बीइंग सस्पेंड कर दूँ, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा तो उसको फिर कंटिन्यू करने का कोई भी मतलब नहीं है। यू पीपल डू नॉट रिस्पॉन्ड, डू नॉट राइट एनी आंसर ऑन कॉमेंट सेक्शन। तो बेटर है कि हम एक ही न्यूज़पेपर के साथ कंटिन्यू करें जिसमें आप लोग एटलीस्ट रिस्पॉन्स कर सकें। सो लेट्स कम बैक टू द न्यूज़। तो बैंक अभी फ़िलहाल के लिए जो बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि बेन कैपिटल, GCI, फिडेलिटी, देयर आर सो मेनी इन्वेस्टर दैट आर एक्चुअली इन टॉक विद एक्सिस बैंक इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन फर्दर QIPs। एक्सिस बैंक की तरफ से भी यही डिक्लेरेशन दिया गया है कि स्टिल इट इज़ अ गोइंग प्रोसेस, अभी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, बट फाइनल प्लान्स अभी इस थर्सडे की मीटिंग को ड्रॉन होंगे और उसके बाद कौन सा इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट करेगा, इन जो गिवन इन्वेस्टर्स हैं कार्लेयर, बेन कैपिटल, GIC, फिडेलिटी, इनमें से कौन इन्वेस्ट करेगा, कितना शेयर खरीदेगा और कितना फंड रेज करेगा एक्सिस बैंक, ये सारा प्लान चॉकआउट होगा। हालांकि बैंक का ये कहना है बैंक के पास कंफर्टेबल कैपिटल रेशियो है, मतलब जो बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है दैट इज सफिशिएंट। स्टिल बैंक फील्स टू रेज द कैपिटल इन ऑर्डर टू क्रिएट द स्ट्रॉन्ग बफर। स्ट्रॉन्ग कैपिटल बफर क्रिएट करने के लिए इस गैलोपिंग शेयर प्राइसेस की सिचुएशन को एज एन अपॉर्चुनिटी टैप करते हुए एक्सिस बैंक फिलहाल के लिए कैपिटल रेज कर रहा है, ताकि फ्यूचर में और इस क्राइसिस की सिचुएशन से ईजिली स्मूथली एक्सिस बैंक सेल आउट कर सके। अगर हम एक्सिस बैंक के शेयर प्राइसेस को देखें तो आप देख सकते हैं अप्रैल 1, 2020 में ये अप्रॉक्सीमेटली 358.45 पर था, जो कि जुलाई 1 तक 433.25% तक आ गया। हालांकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं, बट एटलीस्ट इट इज़ ग्रोइंग। रिसेंटली सितंबर 2019 में एक्सिस बैंक ने एक QIP किया था, जिसमें एक्सिस बैंक ने अप्रॉक्सीमेटली 12,500 करोड़ का फंड रेज किया था। अगर बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो and after that fundraising process the bank's capital adequacy ratio took to 17.53%, of which core tier 1 capital was 13.34% in March 2020। तो बैंक के पास का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दैट इज एनफ
but still bank is going to raise the capital in order to provide more cushion or create the capital buffer. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4, सेबी प्रॉबिंग रिसेंटली रैली इन रुचि सोया एंड ऑलोक इंडस्ट्रीज। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक प्रॉब इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करी है अगेंस्ट रुचि सोया इंडस्ट्री एंड ऑलोक इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि रिसेंटली कुछ टाइम्स में इन दोनों ही कंपनीज को जो शेयर प्राइजेस हैं, स्टॉक प्राइजेस हैं, ये एब्रप्टली बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में बढ़े हैं। अगर रुचि सोया की बात करें तो रुचि सोया इंडस्ट्री को रिसेंटली बाबा रामदेव पतंजलि ग्रुप ने एक्वायर किया था थ्रू बैंकरप्सी सेल। एंड पहले रुचि सोया वो यूज्ड टू बी द टॉप परफॉर्मर ऑन दलाल स्ट्रीट। लेटर ऑन बैंकरप्ट हो गई कंपनी, जिसको बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप ने खरीद लिया, और जिसके बाद कंपनी दोबारा रीलिस्ट हुई जनवरी 27 में। और जनवरी 27 के बाद रुचि शेयर के प्राइजेस एब्रप्टली स्प्रेडली इतने बढ़े हैं, अगर हम देखें परसेंटेज में तो इट वॉज 8,819% इंक्रीमेंट देखा गया है रुचि शेयर कंपनी के स्टॉक प्राइजेस में। और इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट अगर बात करें तो इतने इंक्रीमेंट ने रुचि सोया इंडस्ट्री को का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो मार्केट वैल्यू है, वो बायोकॉन, JSW स्टील, ऑरबिंदो फार्मा, मॉरिको, ल्यूपिन, इन सबको क्रॉस कर गई। तो इतना अनयूजुअल सा ट्रेडिंग और अनयूजुअल सा हाइक सेबी को डाइजेस्ट नहीं हुआ। Therefore, the capital market regulator has sought details of unusual trades in two stocks from stock exchanges. तो इसीलिए सेबी ने इतना सडन इमीडिएटली इंक्रीज रुचि सोया इंडस्ट्री के प्राइजेस में और ऑलोक इंडस्ट्री के प्राइजेस में देखने के बाद सेबी ने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। हालांकि BSE NSE का इस पर कोई कमेंट नहीं आया है। अगर हम रुचि सोया की बात करें तो इसके जो प्रीवियस प्रमोटर थे उनके अंडर इसकी मार्केट वैल्यू नवंबर 2010 में 4,000 करोड़ के आसपास थी मार्केट वैल्यू, और जो कि रिसेंटली 50,000 करोड़ तक पहुंच गई। इसीलिए सेबी ने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन प्रॉप अप कर दिया। इन द पास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन द स्टॉक वाज लॉक्ड इनटू द लोअर सर्किट। अगर हम ग्राफ में देखना चाहें तो ग्राफ में हम इजीली दे सकते हैं जनवरी 27 2020 जब रुचि सोया को पतंजलि ने एक्वायर किया, इसके बाद से इमीडिएटली आप देख सकते हैं कि लीनियर, अब बोलते हैं हाइपर बोल तरह का इंक्रीमेंट देखा गया है शेयर प्राइजेस में। सेम वाज हैपेंड विद ऑलोक इंडस्ट्री एज वेल। फरवरी 27 में 13.99% तक शेयर प्राइजेस थे BSE में, जुलाई 1 तक वो 55.75 तक पहुंच गए। हालांकि रुचि सोया इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जंप देखा है, 16 से 1200 का प्राइस क्रॉस हो गया। दैट इज वाई सेबी इज एक्चुअली फ्यूरियस ऑन दिस ट्रेडिंग पैटर्न। नाउ सेबी हैज़ गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दिस इशू इनटू डिटेल। सो अगर कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग या कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी मिली तो इन दोनों कंपनीज को फिर आगे सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। मैक्सिमम जो न्यूज़ थी वो हमने बिजनेस स्टैंडर्ड में कवर कर ली हैं। बहुत सारी न्यूज़ का रिपीटिशन रहता है। हमेशा मैं ये कोशिश करती हूँ कि इकोनॉमिक टाइम्स में कोई भी न्यूज़ रिपीट ना हो। तो मैक्सिमम टाइम आप देखते होंगे, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी बिजनेस स्टैंडर्ड में कवर कर चुकी हूँ। तो अननेसेसरी उसको पढ़ाने का या उसको दोबारा रिपीट करके वीडियो का लेग टाइम बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। बट चूँकि आप लोग के ऑलरेडी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं इस चैनल पे, इस स्पेशली इस वीडियो पे, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि इस वीडियो को डिसकंटिन्यू करके केवल बिजनेस स्टैंडर्ड को ही कंटिन्यू रखा जाए। तो व्हाट इज़ योर सजेशन ऑन दिस? Please write on comment section and respond to the questions as well. That's all for today, student. Thank you so much. If you like, please share and subscribe.